Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. 27 अप्रैल मंडे का आज हम कवर करेंगे दोनों न्यूज़पेपर का कंटेंट 2020 के करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स में शामिल है। साथ में आज से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे हम संडे को साइंस एंड टेक लगातार देख रहे हैं, इस तरह से अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो मोस्ट इग्नोर टॉपिक है, यूपीएससी ने खुद भी इग्नोर कर लिया और एस्पिरेंट ने तो बिल्कुल ही इग्नोर कर लिया कि हम टेस्ट सीरीज़ के 20 क्वेश्चन से वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लेंगे। तो बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो फिर आप ठन ठन गोपाल बने बैठ जाते हो। तो ये कोर्स की डिटेल्स हैं, आप इधर देख सकते हो। दीज आर स्पेशल कोर्सेज, अदर कोर्सेज आर ऑल्सो देयर। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं। प्रीलिम्स, कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर्स बाद में देखेंगे। पहला बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है वर्ल्ड हिस्ट्री में, दैट इज़ 100 फ्लावर्स कैंपेन, 100 फूलों का अभियान। 1957 में ये हुआ था, 50s का ये कैंपेन है। हुआ क्या था कि चाइना में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलेक्चुअल्स हमेशा गवर्नमेंट के एंटी रहते हैं, तो वहाँ भी ऐसे हुआ। तो एक्सट्रीम लेफ्टिज्म उस टाइम पे था, बिल्कुल रशियन ड्रिवन, वो रशियन टाइप एक्सट्रीमिज्म थी, सॉरी लेफ्टिज्म थी। तो कुछ लोग परेशान हो गए थे उनकी पार्टी से और कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक। देन 1950s में जब सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को रियलाइजेशन हुआ कि मतलब कुछ गड़बड़ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप आके सामने आके ओपनली अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको जो भी लगे हमारी कम्युनिस्ट रिजीम के बारे में, ठीक है। ये कहा गया कि डिफरिंग व्यूज़ एंड सॉल्यूशन टू नेशनल पॉलिसी मेकिंग अगर आप देते हो तो उनको हम इनकरेज करेंगे और अगर अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तो हम उनको एक्सेप्ट भी करेंगे। फाइनली कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने चाइना को फाइनली चेंज कर दिया फॉर एवर। तो माओ जेडोंग थे, इनको हिंदी में माओ से तुंग कहते हैं। ये वही माओ हैं जिनके नाम पर आज माओइज़्म चलता है, माओवाद या नक्सलवाद। ये वही ये वही माओ हैं। ये सीपीसी के उस टाइम पे हेड थे और साथ में चाइना के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बहुत अच्छी 2 पॉइंट्स कहे थे, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट, ठीक है। ये होने दो, साथ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होने दो। लेकिन अब जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट कहती है तो लोग कंस्ट्रक्टिव कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लोग कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों ने फिर एग्रेसिव क्रिटिसिज्म, वोकल क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। मतलब गवर्नमेंट को 0 मार्क्स दे दिया आउट ऑफ 100 कि मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने ओवर सेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी अनडेमोक्रेटिक है, सिंगल पार्टी सिस्टम ख़त्म करो, मल्टी पार्टी सिस्टम लाओ। तो भाई माओ को तो भड़क ही जाना था, लेकिन फिर भी माओ ने क्या किया, उनको समझ में आया कि कुछ तो गलत जा रहा है। देयर वाज सिमरिंग डिसकंटेंट अमंग द मासेस। उन्होंने क्या किया, GLF 1958 में लॉन्च किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और ये आज के चाइना की जो फाउंडिंग स्टोन है, दैट इज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसमें क्या किया कि जो रशियन मॉडल था, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लेफ्टिज्म या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, मतलब ये लोग कहते थे कि कैपिटलिज्म इज़ ज़ीरो, ठीक है। दो अगर एक्सट्रीम हम देखें, दिस इज़ कैपिटलिज्म, दिस इज़ कम्युनिज्म या लेफ्टिज्म। तो एक्सट्रीम फॉर्म जो ये था, चाइना पहले इसको फॉलो करता है। चाइना थोड़ा ड्रिफ्टेड अवे यहाँ आया, चाइना ने फिर मार्केट सोशलिज्म एक्सेप्ट किया और फाइनली ये GLF आपका बेसिक प्रोग्राम फॉर सोशलिज्म इन चाइना है। तो GLF को हम किसी और लेक्चर में कुछ दिन बाद देखेंगे। तो ये फिर अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो तो डेफिनेटली कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक। लेकिन अब जब ये होगा तो फिर पहले तो जाओगे, ठीक है। तो फिर लोग पहले गए। ये ब्रीफ पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन आया था 1-1.5 साल का। फिर माओ ने सारे जितने अच्छे पॉइंट्स थे वो सब ले लिए, फिर एक एक को 2-2 के कूटा, सबको उड़ा दिया, ठीक है। 2 साल तक एंटी राइटिस्ट कैंपेन चला था। तो दिस इज़ क्या बोलें इसको। देन तियानानमेन स्क्वायर इंसिडेंट, ये जो बीजिंग में हुआ था 1989 में। यहाँ क्या है, जैसे अपने यहाँ लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हीरो बन के बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहते हैं, ऐसे चाइना में भी कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल हीरो बन रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो इसको जून 4th इंसिडेंट या फिर 89 डेमोक्रेसी मूवमेंट भी कहते हैं। तो फाइनली जब इन्होंने बिल्कुल ही अति ढाली तो गवर्नमेंट ने फिर सीधे कहा अब देखा जाएगा, मार्शल लॉ लगाया वहाँ पे बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग में हुआ था ये, ठीक है, सेंट्रल बीजिंग पार्ट में है। और मिलिट्री ट्रूप्स को भेज दिया असॉल्ट राइफल और टैंक के साथ में, और फिर उन्होंने जो 2-2 के मारा है तो सब ऐसी तैसी हो गई सबकी। हालांकि ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं होनी चाहिए। मजबूर मत करो किसी को कि ऐसा करें, ठीक है। इंडिया में आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसका बेटर यूज़ करो। देन CTBT, आज के हिंदू में एक आर्टिकल आया है कि अब न्यूक्लियर रेस फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो CTBT क्या कहती है कि मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ आपको दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी जो लास्ट मेजर टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम या मेनली न्यूक्लियर। तो उसमें हम न्यूक्लियर मटेरियल यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम, मतलब ये बॉम्ब कैसे बनते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कितने टाइप के होते हैं, इंडिया में कैसे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, ठीक है।
देन न्यूक्लियर वेपन्स कैसे काम करते हैं, न्यूक्लियर ट्राइड, तो इसमें अभी और एडिशन करके देन आई विल टीच। देन इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है, अच्छा बुरा क्या है, देन रेडियो आइसोटोप, रेडियो मेडिसिन, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें वील सी। साथ में लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर। तो ये सब चीज़ें आपको करंट अफेयर्स का पार्ट लगती हैं, बट दीज आर स्टैटिक टॉपिक्स। तो इसमें IAEA, NSG, PTBT ये सब, तो CTBT ये वाला है जो न्यूज़ में है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ व्हाट इज़ दिस। तो ये क्या करता है, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, पहले आई थी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है। तो इसमें मतलब पार्शियली ही करना था, इंडिया ने, पंडित नेहरू ने ही कहा था कि ऐसा होना चाहिए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, बट ड्यू टू सम रीजंस इंडिया वाज नॉट अ सिग्नेटरी, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे क्या रीजंस हैं। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ये क्या कहती थी कि सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो भी आप कर रहे हो उन सबको बैन करो, चाहे वो सिविलियन पर्पस के लिए हो चाहे मिलिट्री पर्पस के लिए हो, सारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। चाहे वो आप धरती के अंदर कर रहे हो, चाहे वाटर में कर रहे हो, चाहे धरती पे कर रहे हो, एनीवेयर यू हैव टू स्टॉप दैट, चाहे वो एयर में कर रहे हो, ठीक। और ये UNGA ने अडॉप्ट किया था 1996 में, लेकिन आज तक फोर्स में नहीं आया क्योंकि 8 स्टेट्स उन्होंने अब तक रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। ये जो ट्रीटी है ये 180 दिन उस दिन के बाद, उस सपोज आज 44 स्टेट्स जो Annex 2 में लिस्टेड हैं उन्होंने रेटिफाई कर दिया साइन करने के बाद, तो उसके 180 दिन बाद ये ट्रीटी आपकी इनफोर्स आ जाएगी। ये Annex 2 स्टेट्स क्या हैं, ये वो हैं जिनके पास कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर थे उस टाइम पे, जो कि इस नेगोशिएशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये Annex 2 स्टेट्स थे। तो आज के टाइम पे 2016, इनफैक्ट ये 2019 2020 का भी सेम स्टेटस है, ठीक है। 8 Annex 2 कंट्रीज़ हैं उन्होंने रेटिफाई नहीं किया, इसमें चाइना है, इजिप्ट है, ईरान है, इसराइल एंड USA। इनफैक्ट USA ने भी इन्होंने क्या कि साइन किए हैं, रेटिफाई नहीं किया। चाइना तो यहाँ तक कहा है कि जब USA रेटिफाई करेगा तभी हम करेंगे, और इसके अलावा इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान हमने साइन ही नहीं किए हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इनसे लगातार क्वेश्चंस पूछता है, इनको आप करंट अफेयर्स का पार्ट मत मानो प्लीज़, ये सारे आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, CTBT का जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे जेनेवा में 1994 में, ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी थी, ठीक है। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, यही वही कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, USA वर्सेस USSR जो ये था, ये चल रहा था, ये एंड हो चुका था और न्यूक्लियर आर्म रेस की अब कोई ज़रूरत रह नहीं गई थी। USSR ब्रेक हो चुका था और उसका जो प्रिंसिपल टेस्टिंग साइट थी सेमी पालांस्क, वो उस टाइम तक कजाकिस्तान में जा चुकी थी। रशिया के पास अभी भी एक साइट तो थी, नोवाया जेमलिया, ये उनके पास आर्कटिक सर्कल के पास एक साइट थी, फिर भी रशिया ने डिक्लेयर कर दिया 1991 में खुद के एक तरफ से यूनिलेटरल मोरेटोरियम। इन्होंने बोला कि 1991 में अब हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। USA ने 1992 में कह दिया, लेकिन उस टाइम तक USA इतने टेस्ट कर चुका था और रशिया इतने टेस्ट कर चुका था। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में किसी और लेक्चर में, न्यूक्लियर साइंस का जो अभी नेक्स्ट साइंस एंड टेक में बचा हुआ है। देन करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ नहीं आता आजकल, मतलब जो भी आता है मेनली वो कोविड से रिलेटेड आता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड ये एक टर्म है, जस्ट आपको वर्ड मीनिंग टाइप रटनी है। ऐसे लोग जिनकी इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, खराब प्रतिरक्षा वाले लोग से, आपके बॉडी में कुछ इम्यून सिस्टम होते हैं ना, हमने बायोटेक के लेक्चर में पढ़ा था, सेल बायोलॉजी में, तो कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कहते हैं। देन करंट अफेयर्स जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं लगातार न्यूज़ में रहते हैं, दैट इज़ CTBT। तो अभी हमने बेसिक देख ही लिया है। देन मेंस एग्जामिनेशन में इंडिया का जो कुछ यंग युवा IRS ऑफिसर है, जो युवा खून है ना, कभी कभी कुछ भी करता है, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि टैक्स हाइक करना चाहिए 1 करोड़ से ऊपर, अगर जिनकी इनकम है तो उनको 40%। तो इसके बाद फिर मतलब बिल्कुल ही कुछ लोग बिल्कुल परेशान हो गए, कैओस फैल गया, तो फिर गवर्नमेंट ने सीधे एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है और इन पर बिल्कुल इट इज़ अगेंस्ट द सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। अल्टीमेटली इंक्वायरी की जाएगी और ये टर्मिनेशन के लिए भी जा सकता है। लेकिन क्यों, मतलब यंग ऑफिसर क्यों नहीं बना सकते? देखो क्लियर जो भी एथिक्स है, या जो जिस दिन आप जॉब में जाओगे, एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि आप लीडर बन के नहीं जाओगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन के जाओगे, ठीक है। आप लीडर हो तभी आप पॉलिसी इनिशिएट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी पार्टी को बिलीव करते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर निकल लो रिज़ाइन करके। जैसे दिल्ली CM, आज के टाइम में आप उनका सपोर्ट करो, एंटी हो, ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन वट एवर ही विजुलाइज्ड, उन्होंने जो भी विजुलाइज किया, अल्टीमेटली ही कुडंट हैव डन दिस जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। अल्टीमेटली रिज़ाइन किया, जैसे भी आए पॉलिटिक्स में आए, और अब उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ही इज़
एबल टू इम्प्लीमेंट। तो अगर आपको इस तरह के कुछ पॉलिसी इनिशिएट करनी है, ठीक है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के रिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी शाह फैसल, आई थिंक उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। तो इस टाइप की चीज़ें, तो जो भी महानुभाव आपको ये बताते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप पॉलिसी मेकर बन जाओगे, तो आपका काट रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, और प्लीज़ मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनो। ऐसी फालतू की चीज़ों पर बिलीव करके अपना मतलब करियर मत ख़राब करो। मुझे 7-8 साल हो गए, अभी तक मैं नहीं पॉलिसी मेकिंग कर पा रहा हूँ, आप कैसे करोगे? इनफैक्ट पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं ना, जब आप रिटायर हो जाओगे 70s के बाद, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कमेटीज़ वगैरह बनती हैं, आप देखते होगे ना, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, या फिर जो पोस्ट जॉब जो भी बेनिफिट होते हैं वो वाले, ठीक है, वो लोग आपके पॉलिसी मेकिंग में होते हैं। अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही होती है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, नो नॉट ऑल फॉर द डे। देर इज़ समथिंग नोन एज BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ये वाले डिस्ट्रिक्ट है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदयगिरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। तो यहाँ पर गवर्नर रूल आ सकता है क्या कि गवर्नर यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है यहाँ पे, ठीक है, और ये 6th शेड्यूल के अंडर आते हैं, ठीक है, और इनको BTC, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इनको एडमिनिस्टर करती है। अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्शन होने थे 4 अप्रैल को, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, या फिर जो भी सॉल्यूशन निकले, तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। SIM ने एक केस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब के अगेंस्ट भी देखा था कि जो अभी उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर दैट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वर्ल्ड हिस्ट्री इनिशिएटिव, then you can write in comment section, so I will continue it. So thank you for watching, have a good day, please stay at home.